चलिए आज के इस नए और बेहद दिलचस्प गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत और रिसर्च नोट्स हैं ना, हाँ, वो जो निवेश गुरु हिंदी वाले नोट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वे द सिल्वर अपॉर्चुनिटी मेटल्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड मार्केट एनालिसिस पर आधारित हैं। हम सभी देख रहे हैं कि हाल के समय में सोने ने किस तरह से सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एकदम, अखबारों से लेकर टीवी तक हर तरफ बस सोने की आसमान छूती कीमतों की ही चर्चा हो रही है। हाँ, लेकिन आज के हमारे स्रोत में ना एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार सामने आया है। रिसर्च नोट्स में एक लाइन बहुत स्पष्ट रूप से लिखी है, जिसे पढ़कर मैं थोड़ा हैरान था। वो असली चांदी वाली लाइन। हाँ, वही। उसमें लिखा है कि सोना सुरक्षित है, लेकिन असली चांदी शायद चांदी में ही छुपी है। तो आज हमारा मिशन इसी बात की पूरी गहराई तक जाना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या मौजूदा आर्थिक माहौल में चांदी में पैसा लगाना वाकई एक समझदारी भरा कदम है, या फिर ये महज एक जाल है जिसमें आम निवेशक अक्सर बिना सोचे समझे फंस जाते हैं। देखिए ये विषय ना इस समय सच में बहुत प्रासंगिक है। जब भी दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल होता है तो लोगों का ध्यान स्वाभाविक रूप से कीमती धातुओं की तरफ जाता है। हाँ, सोना तो हमेशा से बुरे वक्त का साथी रहा है ना, एक पक्की तिजोरी की तरह। बिल्कुल, और इसलिए सारी सुर्खियां अक्सर सोना ही बटोर ले जाता है। लेकिन हमारे पास जो आज का विस्तृत डेटा है ना, वो निवेशकों को सोने की चमक से थोड़ा परे देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। मतलब कुछ अलग ही कहानी चल रही है वहाँ। हाँ, ये डेटा बता रहा है कि धातु बाजार में जो असल हलचल होने वाली है या जो बड़ा बदलाव आने वाला है, उसकी पटकथा कहीं ना कहीं चांदी लिख रही है। तो चलिए इस पटकथा को थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले हम मौजूदा हालात और इन दोनों धातुओं यानी सोने और चांदी की जो बुनियादी टक्कर है उस पर बात करते हैं। जी बिल्कुल। स्रोत में सोने को एक सेफ हेवन यानी एक बेहद सुरक्षित आवरण के रूप में दर्शाया गया है। जी। वर्तमान वैश्विक तनाव और जो अलग अलग हिस्सों में चल रहे युद्ध की आशंकाएं हैं और मंदी का जो डर बना हुआ है। हाँ, मंदी के डर के बीच सोना एक मजबूत ढाल की तरह काम कर रहा है। लेकिन मैं इसके पीछे के अर्थशास्त्र को थोड़ा और गहराई से समझना चाहता हूँ। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अचानक इतनी भारी मात्रा में सोना क्यों खरीद रहे हैं? ये महंगाई से बचाव का इतना अचूक विकल्प कैसे बन गया है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा भू राजनीतिक संकट आता है ना, जैसे कोई युद्ध या फिर वैश्विक सप्लाई चेन में कोई बड़ी रुकावट, जो हमने कोविड के टाइम भी देखा था। बिल्कुल, तब कागजी मुद्रा यानी फिएट करेंसी पर से लोगों और सरकारों का जो भरोसा है वो डगमगाने लगता है। क्योंकि कागजी मुद्रा की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो होती नहीं है। सही कहा, वो सिर्फ सरकार के वादे पर चलती है। सोना एक ऐसी संपत्ति है जो किसी भी देश की सरकार के वादे या नीतियों पर निर्भर नहीं है। यही कारण है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर या यूरो के साथ साथ सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। वो इसे एक अंतिम विकल्प के रूप में देखते हैं। हाँ, और जब महंगाई बढ़ती है, जिसका सीधा मतलब है कि पैसे की क्रय शक्ति कम हो रही है, तो सोने की कीमत उसी अनुपात में बढ़ जाती है। इसलिए सोना एक डूबते हुए आर्थिक जहाज में लाइफ जैकेट की तरह काम करता है। ये तो हुई सोने की बात, जो पूरी तरह से एक विशुद्ध निवेश और सुरक्षा का साधन है। लेकिन जब इन नोट्स में चांदी का जिक्र आता है तो यह कहानी बिल्कुल एक नया मोड़ ले लेती है। बहुत बड़ा मोड़ ले लेती है। रिसर्च में चांदी की दोहरी शक्ति या जो ड्यूअल नेचर है उस पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, ये सिर्फ तिजोरी में रखने वाला निवेश नहीं है, बल्कि ये एक इंडस्ट्रियल मेटल यानी औद्योगिक धातु भी है। ये पहलू उसे सोने से बिल्कुल अलग और शायद थोड़ा ज्यादा जटिल बना देता है। एकदम सही। और यही वो बिंदु है जहां से चांदी का असली खेल शुरू होता है, और किसी भी निवेशक के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसे कैसे देखा जाए? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो सोना मुख्य रूप से इसलिए मूल्यवान है क्योंकि पूरी मानव जाति मानती है कि ये मूल्यवान है। मतलब उसका एक परसीव्ड वैल्यू है। हाँ, उद्योगों में सोने का उपयोग बहुत ही सीमित है, लेकिन चांदी के बिना हमारी ये आधुनिक दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। वाकई? बिल्कुल। एक स्मार्टफोन के सर्किट से लेकर अस्पतालों के महंगे मेडिकल उपकरणों तक हर जगह चांदी मौजूद है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये न केवल एक कीमती धातु है, बल्कि विज्ञान के अनुसार बिजली और गर्मी की सबसे बेहतरीन सुचालक भी है। तांबा सस्ता जरूर है, लेकिन चांदी की कार्यक्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए इसका औद्योगिक आधार बहुत ही ज्यादा मजबूत और वास्तविक है।
हाँ। इसी संदर्भ में हमारे नोट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक डेटा पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं, गोल्ड सिल्वर रेशियो, यानी सोने और चांदी की कीमतों का अनुपात। ये बहुत जरूरी मैट्रिक है। अक्सर वित्तीय चर्चाओं में ये शब्द सुनने को मिलता है। जो विशेषज्ञ कीमती धातुओं को ट्रैक करते हैं वे इस अनुपात पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐतिहासिक रूप से ये कैसे काम करता है। मैं बताती हूँ। स्रोत का ये कहना है कि जब ये अनुपात ज्यादा होता है तो ये इस बात का संकेत है कि चांदी अब तेजी पकड़ने के लिए तैयार है। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इस अनुपात के गणित को समझना बाजार में उतरने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। गोल्ड सिल्वर रेशियो का सीधा सा मतलब है कि 1 औंस सोना खरीदने के लिए कितने औंस चांदी की आवश्यकता होगी। ओके। मान लीजिए ये अनुपात 80 पर है, तो इसका मतलब है कि बाजार में सोने की कीमत चांदी से 80 गुना ज्यादा चल रही है। ऐतिहासिक डेटा हमें बताता है कि सदियों तक ये अनुपात 15 या 20 के आसपास रहता था, लेकिन आधुनिक समय में इसका औसत 60 से 65 के बीच माना जाता है। यानी जब ये 60 या 65 से बहुत ऊपर चला जाए तो कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। जब ये अनुपात अपने औसत से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, मान लीजिए 80 या 90 के पार, तो बाजार में एक तरह का भारी तनाव पैदा हो जाता है। अच्छा। इसका मतलब है कि सोने की तुलना में चांदी ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है और बाजार हमेशा एक संतुलन की ओर लौटने की कोशिश करता है। एक करेक्शन आता है फिर। हाँ, इसे एक स्प्रिंग की तरह समझिए जिसे बहुत जोर से दबा दिया गया हो। वाह, ये अच्छा उदाहरण है। जब ये दबाव हटता है और सुधार होता है तो चांदी की कीमतों में सोने की तुलना में कहीं अधिक तेज उछाल देखने को मिलता है। कोई रिसेंट उदाहरण इसका? अगर हम 2020 के कोविड क्रैश को देखें तो यह अनुपात 120 के पार चला गया था। आप रे, 120? हाँ, और उसके तुरंत बाद चांदी की कीमतों में जो ऐतिहासिक उछाल आया वो इसी दबी हुई स्प्रिंग के खुलने जैसा था। यही वो डेटा पॉइंट है जो हमारे स्रोत में भी प्रमुखता से उभरा है। ये स्प्रिंग वाला उदाहरण वाकई चीजों को एकदम स्पष्ट कर देता है। अब आगे बढ़ते हुए हमारे विश्लेषण के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा रोमांचक है, ग्रोथ पोटेंशियल वाला हिस्सा। बिल्कुल। चांदी में अभी भी इतना दम क्यों है? इसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है? इस रिसर्च को पढ़ते हुए मुझे एक बात ने बहुत हैरान किया था। कौन सी बात? मैं चांदी को हमेशा गहनों या सिक्कों के नजरिए से ही देखता था, लेकिन यहां सारा जोर बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल डिमांड पर है। क्या आज की ग्रीन एनर्जी वाकई चांदी के बाजार को इतना बड़ा सहारा दे रही है? ग्रीन एनर्जी सिर्फ सहारा नहीं दे रही है, बल्कि ये चांदी की मांग का पूरा ढांचा ही बदल रही है। ये आज के समय का सबसे बड़ा आर्थिक और औद्योगिक बदलाव है। मतलब जो फॉसिल फ्यूल से हम दूर जा रहे हैं। हाँ, दुनिया तेजी से जीवाश्म ईंधन से दूर जा रही है और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर रुख कर रही है। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज की बात करें, जो कि आजकल हर जगह दिख रही हैं, एकदम, तो एक सामान्य पेट्रोल या डीजल कार में शायद 15 से 28 ग्राम चांदी का इस्तेमाल होता है। अच्छा। लेकिन एक इलेक्ट्रिक कार में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और ढेरों सेंसर्स के कारण यह मात्रा 30 से 60 ग्राम तक हो सकती है। सीधा दुगना? हाँ, और जब हम भविष्य में सड़कों पर उतरने वाली करोड़ों ईवीज की कल्पना करते हैं तो यह आंकड़ा आसमान छूने लगता है। और शायद सोलर पैनल्स की कहानी भी कुछ ऐसी है। स्रोत में इसका भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। सोलर पैनल्स की कहानी तो और भी बड़ी है। चांदी के बिना सूरज की रोशनी को प्रभावी ढंग से बिजली में बदलना लगभग असंभव है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक सोलर पैनल में चांदी के पेस्ट का इस्तेमाल होता है। आज हर देश कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य बना रहा है और हर साल दुनिया भर में लाखों नए सोलर पैनल लग रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस तेजी से बढ़ती ग्रीन इकोनॉमी को चांदी की सख्त जरूरत है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मांग कोई इंटरनेट का बुलबुला नहीं है, बल्कि ये अगले कई दशकों तक चलने वाला एक ठोस बुनियादी ढांचागत बदलाव है। हाँ, ये कोई ट्रेंड नहीं है जो कल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। चांदी अब सिर्फ एक कीमती धातु नहीं रही, ये भविष्य की ऊर्जा का एक अनिवार्य कच्चा माल बन गई है। ये वाकई एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण जो स्रोत में बताया गया है वो है इसकी कम कीमत या अफोर्डेबिलिटी, जो रिटेल निवेशकों को बहुत खींचती है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आज सोना खरीदने जाता है तो उसे एक छोटी सी मात्रा के लिए भी बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है, लेकिन चांदी के मामले में ये बहुत अलग है। सही बात है। ये अभी भी सोने से काफी सस्ती है, जिसका मतलब है कि छोटे निवेशक या रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसे बड़ी मात्रा में खरीद सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू भी काम करता हुआ नजर आता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। निवेश में मनोविज्ञान बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाता है।
सस्ती है, ये सच है, लेकिन हमें इस सस्ते शब्द के पीछे छिपे व्यवहार को समझना होगा। मतलब वो साइकोलॉजी क्या है? जब कोई व्यक्ति निवेश करता है तो उसे ये देखकर एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है कि उसके पास संपत्ति की एक ठोस मात्रा है। 1 किलो चांदी हाथ में लेना। हाँ, एक आम निवेशक के लिए 1 किलो चांदी की ईंट खरीदना आर्थिक रूप से संभव है, जो उसे एक वास्तविक बड़ी संपत्ति का एहसास कराता है। और उसी पैसे में अगर वो सोना ले तो उसे सोने का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा मिलेगा जिसे शायद वो हाथ में लेकर भी वो वजन महसूस ना कर पाए। इस मनोवैज्ञानिक कारण से खुदरा निवेशकों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमेशा चांदी की ओर आकर्षित होता है। ये धातु बाजार में भागीदारी को एक तरह से लोकतांत्रिक बनाता है। और तीसरा कारण जो स्रोत में है, हाई रिटर्न का गणित। ये कहा गया है कि अगर बाजार में तेजी आती है, जिसे वित्तीय भाषा में बुल रन कहते हैं, तो चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा प्रतिशत रिटर्न देने की क्षमता पैदा होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसे थोड़ा तकनीकी और गणितीय रूप से कैसे समझा जा सकता है? इसे गणितीय नजरिए से देखना बहुत दिलचस्प है और ये सीधा मार्केट कैप या बाजार के आकार से जुड़ा है। अच्छा, बाजार के आकार से? सोने का वैश्विक बाजार बहुत विशाल है। ये एक गहरे महासागर की तरह है। अगर इसमें अरबों डॉलर का नया निवेश आता है तो भी इसकी सतह पर बहुत हल्की सी हलचल होती है, क्योंकि वो समंदर इतना बड़ा है कि थोड़ा पानी और डालने से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। लेकिन चांदी का बाजार सोने की तुलना में बहुत छोटा है। ये एक छोटे तालाब की तरह है। जब बाजार में तेजी आती है और पैसा चांदी के बाजार में आना शुरू होता है तो ये उस छोटे तालाब में बहुत सारा पानी भर जाने जैसा होता है। तो लहरें बहुत बड़ी उठती हैं फिर? हाँ, एकदम। इसलिए कीमतें बहुत तेजी से और बड़े प्रतिशत में ऊपर की तरफ भागती हैं। ऐतिहासिक रूप से जब भी कोई बड़ा बुल रन आया है, चांदी ने अक्सर प्रतिशत रिटर्न के मामले में सोने को काफी पीछे छोड़ दिया है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि किसी को भी तुरंत जाके अपनी सारी बचत चांदी में लगा देनी चाहिए। और यही लोग गलती कर बैठते हैं। हाँ, जरा रुकिए, इस चमक के पीछे एक डरावना पहलू भी है जो हमारे नोट्स ने साफ साफ बताया है। निवेश की दुनिया में हर चमकती चीज के पीछे एक जोखिम होता है। उत्साह के साथ साथ एक यथार्थवादी नजरिया अपनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वित्तीय दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है कि कोई भी रिटर्न बिना जोखिम के नहीं आता। जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जा सकती है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है। और कीमती धातुओं के बाजार में चांदी अपनी इस कुख्यात प्रकृति के लिए जानी जाती है। चांदी सोने की तुलना में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल क्यों होती है? यानी जब अर्थव्यवस्था दौड़ेगी तो चांदी सोने से तेज भागेगी, लेकिन अगर मंदी आई तो ये औंधे मुंह गिरेगी, एकदम से क्रैश होती है। ऐसा क्यों है कि ये धातु इतना आक्रामक और अस्थिर व्यवहार करती है? ये तो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं लगती। इसके पीछे फिर से वही दोहरे शक्ति वाला कारण है जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। वो इंडस्ट्रियल और निवेश दोनों वाला। याद कीजिए, चांदी एक निवेश भी है और एक औद्योगिक धातु भी। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही होती है तो उद्योग बढ़ रहे होते हैं, मांग ज्यादा होती है और निवेशक भी खुश होते हैं, तब चांदी दोगुनी रफ्तार से भागती है। दोनों तरफ से डिमांड आई है। हाँ, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में मंदी का डर पैदा होता है तो पूरी कहानी पलट जाती है। यानी उद्योगों में मंदी का चांदी की कीमत पर सीधा और तुरंत असर पड़ता है। एकदम सटीक। मान लीजिए किसी कारणवश वैश्विक मंदी आ गई, कारखाने अपना उत्पादन कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग घट जाएगी, नए सोलर प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, तो इंडस्ट्रियल डिमांड तो गिर गई। इसका मतलब है कि चांदी की जो औद्योगिक मांग है वो अचानक से धड़ाम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ निवेशक भी मंदी के डर से घबराकर अपनी संपत्तियां बेचने लगते हैं। मतलब पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। तो इस स्थिति में चांदी पर एक साथ दोहरी मार पड़ती है। फैक्ट्रियों से भी मांग खत्म हो जाती है और निवेशकों की तरफ से भी भारी बिकवाली शुरू हो जाती है। ये तो बहुत डरावना सिनेरियो है। यही कारण है कि जब गिरावट का दौर आता है तो चांदी सोने के मुकाबले बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से टूटती है। सोना सिर्फ एक सुरक्षित निवेश है, इसलिए मंदी में लोग घबराकर उसे और ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन वे चांदी को बेच देते हैं। ये एक बहुत बड़ा और वास्तविक जोखिम है जिसे समझे बिना बाजार में कदम नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। ये वाकई एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी चेतावनी है।
अब जब इस रिसर्च के माध्यम से हमने चांदी के फायदे और उसके गहरे नुकसान दोनों को समझ लिया है, तो चलिए अपने आखिरी और सबसे व्यवहारिक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। हाँ, सही रणनीति और निवेश के तरीके, जिसे स्मार्ट एग्जीक्यूशन कहा गया है। स्रोत में निवेश के मुख्य रूप से 3 विकल्पों का विस्तार से वर्णन किया गया है। हाँ, 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है फिजिकल सिल्वर, यानी भौतिक रूप में सिक्के और बार खरीदना। दूसरा है सिल्वर ETF और तीसरा है MCX, यानी कमोडिटी बाजार में ट्रेडिंग। इन तीनों रास्तों के अपने अपने फायदे और बड़े नुकसान हैं। फिजिकल सिल्वर के बारे में आपका क्या सोचना है? फिजिकल सिल्वर सबसे पुराना और पारंपरिक तरीका है। लोगों को इसे अपने हाथ में रखना, तिजोरी में सहेजना पसंद है, लेकिन इसमें कई छुपे हुए नुकसान हैं। जैसे कि मेकिंग चार्ज वगैरह। खरीदते समय मेकिंग चार्ज या प्रीमियम देना पड़ता है, फिर उस पर GST लगता है। इसके अलावा घर में चोरी का डर रहता है या बैंक लॉकर का सालाना खर्च देना पड़ता है। और बेचते वक्त भी तो पूरा पैसा नहीं मिलता। बिल्कुल, जब इसे बेचने जाते हैं तो अक्सर सुनार इसकी पूरी कीमत नहीं देते। आज के इस डिजिटल युग में ये निवेश का सबसे कुशल या फायदे का सौदा नहीं माना जाता। तो इसका एक आधुनिक और शायद ज्यादा स्मार्ट विकल्प सिल्वर ETF है। हाँ, सिल्वर ETF बहुत अच्छा विकल्प है। स्रोत में विशेष रूप से बताया गया है कि इसे भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बहुत आसानी से खरीदा जा सकता है। ये काम कैसे करता है? ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आधुनिक निवेश की दुनिया का एक बेहतरीन आविष्कार है। ओके। इसे आसान भाषा में समझें तो ये कागजी चांदी है। ये शेयर बाजार में किसी भी आम कंपनी के शेयरों की तरह ही ट्रेड होता है। इसमें निवेशकों को भौतिक रूप से चांदी की ईंटें घर पर रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनका पैसा पूरी तरह से चांदी के असली भाव के साथ जुड़ा होता है। तो अगर चांदी का भाव 10% बढ़ा तो ETF भी उतना ही बढ़ेगा? चांदी का भाव बढ़ेगा तो ETF का भाव भी बढ़ेगा। इसे डीमैट अकाउंट के जरिए खरीदना और बेचना बहुत आसान है। इसमें पूरी पारदर्शिता होती है और सबसे बड़ी बात, इसमें शुद्धता को लेकर कोई चिंता नहीं होती। ये तो बहुत ही सुविधाजनक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये एक अत्यंत सुरक्षित और लिक्विड विकल्प बन गया है, जिसे जब चाहे तुरंत नकद में बदला जा सकता है। और तीसरा विकल्प जो नोट्स में है, MCX में ट्रेडिंग। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और लाल रंग में चेतावनी दी गई है कि ये केवल और केवल अनुभवी निवेशकों के लिए ही है। और ये चेतावनी 100% सही है। ऐसा क्यों? MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेडिंग अक्सर डेरिवेटिव्स और मार्जिन के जरिए होती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। हाँ, उदाहरण से ज्यादा समझ आएगा। मार्जिन ट्रेडिंग या लीवरेज का मतलब है कि अगर किसी की जेब में 10 रुपए हैं, तो भी वो ब्रोकर से उधार लेकर 100 रुपए का ट्रेड कर सकता है। तो मुनाफा भी 100 रुपए पे होगा। जब बाजार ऊपर जाता है और मुनाफा होता है तो वो 100 रुपए के हिसाब से होता है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन असली खेल तब पलटता है जब बाजार गिरता है। तब नुकसान भी उसी हिसाब से होगा। जब नुकसान होता है तो वो भी 100 रुपए के हिसाब से होता है और वो मूल 10 रुपए की पूंजी पलक झपकते ही साफ हो सकती है। ओहो। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, चांदी बहुत वॉलेटाइल है। इस भारी उतार चढ़ाव वाले बाजार में लीवरेज का उपयोग करना बारूद के ढेर पर बैठकर माचिस जलाने जैसा है। ये तो बहुत ही रिस्की है। इसलिए जो लोग कमोडिटी मार्केट के दिन प्रतिदिन के विशेषज्ञ नहीं हैं, उन्हें इस विकल्प से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। एकदम स्पष्ट। लीवरेज के इस खतरे को समझना बहुत जरूरी था। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि स्रोत के अनुसार ये निवेश आखिर किसके लिए सही है? ये प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। प्रोफाइल के आधार पर देखा जाए तो ये उन लोगों के लिए उपयुक्त बताया गया है जिनका बजट कम है, जिनका निवेश का नजरिया कम से कम 2 से 3 साल का है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हाई रिस्क हाई रिटर्न के समीकरण को अच्छी तरह समझते हैं। निवेश का कोई भी फैसला हमेशा व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर किसी के पास रातों रात अमीर बनने की योजना है या वह कुछ ही महीनों में पैसा निकालना चाहता है, तो चांदी उनके लिए बिल्कुल नहीं है। वो वोलेटिलिटी से घबरा जाएंगे। इसकी वोलेटिलिटी उन्हें डरा कर बाजार से बाहर कर देगी। 2 से 3 साल का लंबा नजरिया इसलिए जरूरी है ताकि बाजार के इन छोटे और आक्रामक उतार चढ़ावों को पार किया जा सके। एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर चाहिए टाइम के रूप में। अगर कोई व्यक्ति कीमत को अचानक 15 या 20% गिरते हुए देखकर घबरा जाता है और रात की नींद खो देता है,
तो उसे फिक्स डिपॉजिट या किसी बहुत ही स्थिर विकल्प की तरफ ही जाना चाहिए। और यहीं पर हमारे नोट्स की सबसे अहम स्मार्ट स्ट्रैटेजी, या जिसे स्रोत ने निवेश गुरु टिप का नाम दिया है, सामने आती है। इस रिसर्च की सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि बाजार में एक साथ पूरा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। ये निवेश का एक ऐसा स्वर्ण नियम है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग करना तो नामुमकिन है। बाजार की सही टाइमिंग पकड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं है, बड़े से बड़े विशेषज्ञों के लिए भी नहीं। इसलिए एकमुश्त भारी रकम लगाने के बजाय SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का तरीका अपनाना सबसे बेहतर है। थोड़े थोड़े पैसे हर महीने, धीरे धीरे हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करने से बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाया जा सकता है। जब बाजार गिरता है और कीमत कम होती है तो उसी तय राशि में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब महंगा होता है तो कम मिलते हैं। और जब कीमत ज्यादा होती है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। समय के साथ ये तरीका औसत खरीद मूल्य को बहुत ही शानदार तरीके से संतुलित कर देता है। इसके साथ ही पोर्टफोलियो में से 5 से 10% की सीमा तक ही सीमित रखने की बात भी बहुत जोर देकर कही गई है। बिल्कुल, किसी भी एक संपत्ति वर्ग में चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों न लग रहा हो, बहुत ज्यादा पैसा लगाना हमेशा एक बड़ा जोखिम होता है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता ही निवेश की दुनिया में सबसे अच्छी दोस्त होती है। 5 से 10% का आवंटन एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण है। इससे ग्रोथ भी मिलेगी और सेफ्टी भी। ये निवेशकों को चांदी की तेजी का फायदा भी देगा, और अगर किसी वजह से बाजार गिरता है तो उनका पूरा वित्तीय ढांचा तबाह नहीं होगा। ये एक बेहद सुलझी हुई और व्यावहारिक रणनीति है। वैसे इस पूरी चर्चा के दौरान एक बात जो बहुत ही स्वाभाविक रूप से सामने आती है, वह है इस विषय को लेकर आम लोगों की भारी उत्सुकता। लोगों में बहुत क्रेज है इस टॉपिक का। इस रिसर्च के मूल स्रोत यानी निवेश गुरु हिंदी चैनल ने भी अपनी ऑडियंस से एक बहुत ही सीधा संवाद किया है। हाँ, मैंने देखा था वो वीडियो के अंत में। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी रिसर्च बेस्ड जानकारी चाहिए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे दिलचस्प बात, कमेंट में बताएं कि आप सोना चुनेंगे या चांदी। ये सवाल बहुत कुछ कहता है। ये एक साधारण सा सवाल लगता है, लेकिन ये दर्शाता है कि बाजार में इस समय इस विषय पर कितनी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। लोग वास्तव में गहराई से जानना चाहते हैं कि उनका मेहनत का पैसा कहाँ सुरक्षित रहेगा और कहाँ तेजी से बढ़ेगा। ये सवाल ही अपने आप में पूरे वित्तीय मनोविज्ञान को समेटे हुए हैं। वो कैसे? जब लोग उस कमेंट सेक्शन में सोना या चांदी चुनते हैं तो वे सिर्फ एक धातु का नाम नहीं लिख रहे होते, वे असल में अपनी जीवन के वित्तीय लक्ष्य चुन रहे होते हैं। मतलब उनका माइंडसेट क्या है? वे तय कर रहे होते हैं कि वे सुरक्षा और शांति चाहते हैं या फिर थोड़ा जोखिम उठाकर विकास यानी ग्रोथ चाहते हैं। बहुत गहरी बात है ये। सोना चाहने वाले एक तरह की स्थिरता की तलाश में हैं, जबकि चांदी चुनने वाले बाजार के तूफानों का सामना करके भी ज्यादा मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और उनकी ये गहराई से की गई रिसर्च निवेशकों को आज के इस जटिल आर्थिक माहौल में एक बहुत ही जरूरी दिशा दे रही है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण का सार निकालें तो बात वहीं आकर टिकती है जहां से स्रोत ने अपनी मुख्य बात रखी थी। सवाल ये नहीं कि खरीदना है या नहीं, सवाल यह है कि सही समय और सही मात्रा क्या है। बिल्कुल सही। चांदी का भविष्य इसके औद्योगिक उपयोग के कारण बेहद उज्जवल दिख रहा है, लेकिन इसमें अंधाधुंध छलांग लगाना किसी भी तरह से समझदारी नहीं है। एक प्लान होना चाहिए आपके पास। एक अच्छी और ठंडी रणनीति, सही एसेट एलोकेशन और बाजार के तूफानों में टिके रहने का धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। एकदम सही। ये सारी जानकारी सिर्फ आंकड़ों और ग्राफ्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस अनुशासन और व्यवहार के बारे में है जो एक सफल निवेशक को अपनाना ही चाहिए। भावनाओं पर काबू रखना, वॉलेटिलिटी से घबराने के बजाय उस उतार चढ़ाव को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कला सीखना ही असली वित्तीय साक्षरता है। बिल्कुल। और अब आज के इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो हमारे आज के स्रोत के डेटा से थोड़ा आगे की सोचने पर मजबूर करता है। जी बताइए। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद आने वाले समय में दुनिया के बड़े बड़े नीति निर्माताओं को भी विचार करना पड़े। चूंकि दुनिया बहुत ही तेजी से ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रही है, जहां चांदी का उपयोग सिर्फ एक लग्जरी या विकल्प नहीं बल्कि एक सख्त वैज्ञानिक अनिवार्यता है। सही बात है। तो क्या आने वाले दशकों में धरती की खदानों से निकाली जाने वाली नई चांदी इस विशाल और असीमित सी लगने वाली औद्योगिक मांग को पूरा कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर भविष्य में एक ऐसा समय आ गया जहां ये मांग आपूर्ति की सीमाओं से बहुत आगे निकल गई, तो एक निवेशक के नजरिए से आज की ये सस्ती धातु भविष्य में क्या रूप लेगी? फिर तो समीकरण ही बदल जाएंगे। क्या ये कल्पना करना भी संभव है कि भविष्य में सिर्फ तेल या पानी ही नहीं
बल्कि चांदी की कमी एक नया वैश्विक संकट बन सकती है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो शायद धातु बाजार के अगले सबसे बड़े चक्र को परिभाषित कर सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण का आधिकारिक रूप से समापन करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने और इस जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प वित्तीय परिदृश्य को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।